नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं चाईबासा से। भारतीय जनता पार्टी ने सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए मंगलवार से चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक और जहां कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया, वहीं महागठबंधन सरकार पर निशाना भी साधा। चाईबासा के खूंटकट्टी मैदान में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड और पश्चिमी सिंहभूम के विकास के लिए नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इसके लिए सिंहभूम संसदीय सीट से गीता कोड़ा को भारी मतों से जिताना है। उन्होंने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूर्व की हेमंत सरकार हो या फिर वर्तमान चंपई सोरेन सरकार, दोनों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। राज्य की खनिज संपदा को लूटने का काम किया है। आयरन, कोयला और बालू को लूटने का काम महागठबंधन की सरकारों ने किया है। मरांडी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा किया। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बड़ी संख्या में दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। सभी लोगों का प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने माला पहनाकर स्वागत किया। पूर्व जिला महासचिव त्रिशानु राय और पूर्व जिला प्रवक्ता जितेंद्र नाथ ओझा कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के कामगार यूनियन के जिला अध्यक्ष रह चुके मोहम्मद हसलुद्दीन ने अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। बाबूलाल मरांडी और गीता कोड़ा ने सभी का स्वागत किया। आपको चर्चा कर रहे थे, इन 4 वर्षों में एक भी कोई वैसा काम नहीं है जो आज वो सरकार बता सके, चंपई सोरेन कहीं खड़े होकर के बता सके हमने कोल्हान के लिए ये किया। कहीं उनके पास कहने को कुछ नहीं है। बल्कि क्या हुआ है, इन 4 वर्षों में नदी की जितनी बालू था उसको भी यहाँ से सब बाहर भेज दिया। यहाँ के लोग अगर वो बालू को कोई उठाने के लिए जाते हैं, अपनी घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। पकड़ते कि नहीं पकड़ते हैं बताइए? हरा हरा नोट दीजिए तो छोड़ देते हैं, और नहीं तो केस करके आपका गाड़ी को जब्त कर लेते हैं थाना में। यही होता है कि नहीं होता है बताइए? हम लोगों ने कई एक दफा विधानसभा में कहा, उस समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि हेमंत जी, अगर आप ऑप्शन नहीं कर पा रहे हैं, नीलामी नहीं कर रहे हैं नदी घाट को, तो फिर जब तक नीलामी नहीं होता है लोकल घर निर्माण के लिए आप फ्री कर दीजिए बालू घाट को। और जितना भी झारखंड की बॉर्डर है वहां पर चेक पोस्ट लगा दीजिए। कोई बालू लेकर के उड़ीसा जाता है, कोई बिहार जाता है, कोई यूपी ले जाता है, कोई बंगाल ले जाता है, वहां आप पकड़िए। अगर आपके पास पुलिस कम पड़ जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को आप लगा दीजिए, हम लोग देने के लिए तैयार है। लेकिन झारखंड के अंदर में आप लोगों को परेशान मत करो। इधर एनडीए के द्वारा झारखंड में 11 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। इसमें क्षत्रिय समाज का प्रतिनिधि शामिल नहीं होने पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने खेद व्यक्त किया है। रांची में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर क्षत्रिय महासभा ने शेष बचे 2 सीट चतरा एवं धनबाद में क्षत्रिय प्रतिनिधित्व देने की मांग की। क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने क्षत्रिय समाज से उम्मीदवार उतारने में कोताही बरती थी। इस वजह से समाज ने भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना ली। परिणाम आज भी सभी के सामने है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्षत्रिय समाज के सिरमौर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाकर सराहनीय काम किया है, लेकिन कुछ गलत सलाहकारों के कारण पार्टी क्षत्रिय समाज के उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं बना रही है, जो उचित नहीं है। उन्होंने चतरा एवं धनबाद में क्षत्रिय प्रतिनिधित्व देने की मांग की। विगत दिनों जिसमें से कि एक भी क्षत्रिय समाज से किसी भी प्रत्याशी का चयन नहीं किया गया, और इसके साथ साथ जो 3 लोकसभा सीट के अभी पेंडिंग है घोषणा होना, उसमें 2 क्षत्रिय प्रत्याशी पहले से ही वहां लोकसभा सदस्य हैं, और एक असमंजस की स्थिति बना दी गई है। और आप लोगों के माध्यम से या अन्य सूत्रों के माध्यम से जो चर्चा बाजार में गर्म है, उसके अनुसार ऐसा चर्चा चल रहा है कि वहाँ से भी क्षत्रियों
का टिकट जो है लगभग काटने की तैयारी में है भाजपा। और हम सबों ने जब कल बैठक में चर्चा किया तो ये विषय आया कि पिछले विधानसभा में भी ऐसे ही क्षत्रिय नेतृत्व को नकारने का, क्षत्रियों के मान सम्मान को अस्वीकार करने का और उसे नज़रअंदाज करने का प्रयास किया गया, और जिससे आहत होकर के क्षत्रिय समाज ने भाजपा से दूरी बनाई, और जिसका परिणाम आज हम सभी देख रहे हैं कि यूपीए की सरकार यहाँ बनी हुई है और भाजपा को अप्रत्याशित शिकस्त का सामना करना पड़ा। दुमका जिले में हंसडीहा थाना क्षेत्र के कर्माहाट इलाके में एक स्पेनिश महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। इस घटना को कुल 7 आरोपियों ने अंजाम दिया था। इनमें से 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस घटना के विरोध में जमशेदपुर के सांची स्थित डीसी ऑफिस के सामने जोड़ी राइडर्स ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के बाद डीसी ने मित्तल को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मांग की गई है कि जिन आरोपियों ने स्पेनिश महिला के साथ दुष्कर्म किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सरकार ऐसी कार्रवाई करे कि लोगों तक ये मैसेज जाए कि ऐसा करने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन लोगों ने मांग की है कि दोषियों के चेहरे को ढका ना जाए बल्कि उन्हें बेनकाब रखा जाए ताकि दुनिया के लोग उन दरिंदों को पहचान सके। प्राचीन सभ्यता और संस्कृति पूरे विश्व में विख्यात है। इसको जानने के लिए देश से कई लोग भारत आते हैं, परंतु ये हमारी एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत ही दुखद बात है कि विदेशी महिला जो ब्राज़ील की थी अपने पति के साथ में जब वो देश की संस्कृति को जानने के लिए आई और कई राज्य से होते हुए झारखंड में जब उसने प्रस्थान किया तो दुमका में उसके साथ 7 लोगों ने जो दुष्कर्म किया वो इस सपने को भूल नहीं पा रही। और बहुत ही ये दुख वाली बात है कि हमारे भारत पूरे विदेश में और भी पूरे राष्ट्र में हमें इसकी निंदा को सहना पड़ रहा है। आज हम डीसी ऑफिस में विज्ञप्ति देने आएंगे कि घिनौनी हरकत करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि ये देश विदेश सब देखें कि गलत काम करने वालों की क्या सजा हो सकती है। इधर राजधानी रांची में कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में झारखंड प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष सहित पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में मुख्य रूप से आगामी लोकसभा चुनाव के विषय को लेकर चर्चा की गई। इसमें झारखंड लोकसभा के 14 सीटों पर किस प्रकार की उम्मीदवारी तय की जाए उस पर भी मंथन किया गया। इसके उपरांत प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि आने वाले 2 से 3 दिनों में कांग्रेस और गठबंधन की ओर से सीट क्लियर कर दी जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवार की घोषणा द्वितीय चरण में की जाएगी, पर इतना तय है कि अपने सरजमीन पर काम करने वालों के बीच ही उम्मीदवारों का चयन होगा। दोनों मिलकर के हमारी कोशिश है कि एक तरफ तो बहुत ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, एक तरफ भी उनके पास फिगर तो है, तो फिर ऐसे में कई बार 2-2 कैंडिडेट उतारे जाते थे, तो वो ना हो, प्योरली मेरिट के बेसिस पर एक अपोजिशन को जाएगा, एक रूलिंग कॉम्बिनेशन को जाएगा। तो रूलिंग कॉम्बिनेशन का 1-2 दिन के बाद में फैसला आएगा और मेरे ख्याल से इसमें कोई ज़्यादा हमको परेशानी नहीं है। लीडर हमारे पास भी है, सारे लीडर उनके पास भी है, बट उस पर बात चल रही है एक ही उम्मीदवार देने के लिए। वो किसके किस्मत में होगा उसके नाम में निकल आएगा और कंफर्टेबली जीते जाए। और इधर आदित्यपुर स्थित कोल्हान के एकमात्र ईएसआईसी अस्पताल में बुधवार 6 मार्च से डायलिसिस की सुविधा बंद होने जा रही है। इससे संबंधित आदेश जारी होने के बाद से किडनी रोग से पीड़ित मरीजों और उनके परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। अब सैकड़ों मरीज अपने अपने इलाज को लेकर चिंतित हैं। दरअसल आदित्यपुर स्थित ईएसआई अस्पताल में 5 वर्ष पूर्व नेफ्रोप्लस नामक कंपनी के साथ टाई अप कर मरीजों का डायलिसिस शुरू किया गया था। यहाँ तकरीबन 70 से भी अधिक मरीज सप्ताह में 3 से 4 बार डायलिसिस कराने आते हैं, लेकिन टाई अप खत्म होने के बाद नेफ्रोप्लस द्वारा मंगलवार को अचानक नोटिस चस्पा कर बुधवार 6 मार्च से डायलिसिस बंद करने की घोषणा कर दी गई, जिससे मरीजों के जान पर संकट बन आई है। वहीं परिजनों का भी बुरा हाल है। डायलिसिस के मरीजों ने संकट से उबारने के लिए आदित्यपुर नगर निगम के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह से मुलाकात कर इस समस्या का हल निकालने की मांग की।
पुरेंद्र नारायण सिंह ने केंद्रीय श्रम एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री भूपेंद्र यादव के कार्यकाल एवं निजी सहायक को पूरे मामले से अवगत कराया है, जिस पर समाधान निकालने संबंधित आश्वासन मिला है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत योजना के तहत भी किडनी मरीज का डायलिसिस इलाज शहर के अधिकांश अस्पतालों में बंद है। ऐसे में मरीज के समक्ष करो या मरो की स्थिति उत्पन्न है। तत्काल हम लोगों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, जो कि श्रम और सोशल जस्टिस के मिनिस्टर हैं, उनको हम लोगों ने मेल पर और उनके पीएस को टेलीफोनिक यहाँ की तमाम जो दिक्कतें हैं ESIC में जो डायलिसिस कल से नहीं होगा, इस बारे में उनको अवगत कराते हुए हम लोगों ने अनुरोध किया है कि तत्काल जो इंफ्रा प्लस का जो चल रहा था वहाँ पे, उसको या तो उसकी समयावधि बढ़ा दी जाए ताकि मरीजों का डायलिसिस पूर्व की भांति होता रहे। मैं अपने पिताजी का डायलिसिस कराता हूँ ESI से, जो कि मैं 1 साल से डायलिसिस का सुविधा ले रहा हूँ, और अचानक से मुझे आज बोल दिया गया कि कल से डायलिसिस आपका नहीं हो पाएगा। तो मुझे बहुत चिंतित हुआ, हमारी माँ भी रोने गाने लगी। हमारे साथ 70 आदमी थे, तो हमारे पास भैया का नंबर था, तो हमने भैया से संपर्क किया और अभी इस विषय पर हमने आयुष्मान में भी पता किया। वहीं जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत भद्रूडी गांव की रहने वाली नवविवाहिता अनीता हांसदा की मौत मामले को लेकर ग्रामीणों ने मंगलवार को थाना में जमकर बवाल काटा। मृतका के परिजनों और ग्रामीणों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस के आश्वासन पर मामला शांत हुआ। बताया जाता है कि भुदरूडी गांव की रहने वाली अनीता हांसदा की शादी किनुडी के रहने वाले ईश्वर सोरेन से हुई थी। 2 मार्च को अनीता अपने ससुराल में फंदे से लटकी हुई अवस्था में मिली। वहां 5 माह की गर्भवती भी थी। इस मामले में अनीता के परिवार वालों ने उसके ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने एवं हत्या कर फंदे से लटका देने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति ईश्वर सोरेन और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया था। इधर कुछ समाचार पत्रों में लड़की पर अवैध संबंध का आरोप लगाया गया है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए थाना का घेराव कर दिया और पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग की। ग्रामीणों ने दोषियों पर उचित कार्रवाई की मांग की है। परसुडी थाना प्रभारी द्वारा आश्वासन देने के बाद मामला शांत हुआ। 2 तारीख को हम लोग का गाँव भुटरोडी, वहाँ की हम लोग की जो बेटी है अनीता हांसदा, वो शादी की थी आपका किनुडी में 4-5 साल पहले। उसको उतना साल से प्रताड़ित किया जा रहा था और 2 तारीख को उनका फांसी के जरिए तो मर्डर केस के द्वारा उनका मर्डर हो चुका है और उसी के जरिए हम लोग पूरा ग्राम वाले आए हुए हैं। और यहाँ पर जैसे पुलिस प्रशासन तरफ से भी हम लोग को उन लोगों को उस दिन कार्रवाई हो चुका था। उन समय उनका पिताजी और वो जो जिनके यहाँ वो शादी की थी मैयाठो, उन लोगों को यहाँ पर लाया गया था और उसके बाद वो उनका पिताजी को उन लोग छोड़ दिए और जो उनका हस्बैंड था उनको यहीं पर हिरासत में उन लोग रखे हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर उतना ग्रामवासी इसीलिए आए हुए हैं कि कल परसों का पेपर में दिया हुआ था कि पुलिस के पूछताछ के दौरान यही पता चला है कि लड़की जो 4 माह का प्रेग्नेंट थी, वो किसी के साथ गैर संबंध था, इसी के वजह से वो इस तरह से गलत ये में थी। तो ये गलत रिपोर्ट एक रिपोर्टर के थ्रू से पेपर में आउट हुआ था। इसी के हम लोग आक्रोश में आज हम लोग पूरा ग्रामवासी आए हुए हैं। और दूसरी बात कि वो जब मैया का हस्बैंड जो था वो ये उनको टॉर्चर कर रहे थे, तो टॉर्चर करने के दौरान हो सकता है फांसी लगाकर या तो मर्डर केस द्वारा उनको आत्महत्या हो चुका है। तो ये इसके पीछे भी उनका जो सास ससुर है 4 साल से उसको प्रताड़ित और टॉर्चर किया जा रहा था। इसी के वजह से ही हो सकता है आज तक उनका परिवार में अच्छा नहीं होने के कारण ये आज ये घटना हुआ है। और इधर बूसाबनी प्रखंड के कुइलीसुता पंचायत अंतर्गत भंडार बोरो निवासी जयपाल हांसदा हरी सब्जी की खेती कर किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। जयपाल हांसदा पिछले 25 वर्षों से हरी सब्जी की खेती कर आसपास के बाजारों में बेचकर अच्छी आमदनी कर रहे हैं। वे लगभग
3 एकड़ जमीन में हरी सब्जी की खेती करते आ रहे हैं। वह अपने साथ साथ औरों को भी अपने खेतों में रोजगार दे रहे हैं। वर्तमान समय में इन्होंने बैंगन, टमाटर, लौकी की अच्छी खासी खेती की है। वे इन सब्जियों को आसपास के बाजार जैसे मुसाबनी, डुमरिया, घाटशिला आदि जगहों पर बेचने के लिए जाते हैं। उनका मानना है कि अगर अपने पास जमीन है तो बाहर पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। अपने जमीन में ही अच्छी खेती कर वे अपने रोजगार को सुनिश्चित कर सकते हैं। वे शंक नदी से डीजल पंप के माध्यम से अपने खेतों में सिंचाई करते हैं। उनकी मांग है कि सरकार अगर उन्हें खेतों में बिजली उपलब्ध करा दे तो वे मोटर पंप के जरिए अपने खेतों की सिंचाई करेंगे, जिससे उसके मुनाफे में वृद्धि होगी। ये तो लगभग नहीं होने से भी 20-22 साल हो गया। इसमें अच्छा खासा इनकम हो जाता है। इसके साथ साथ जितना भी ज़रूरतमंद चीज़ हो अपने आप यहीं से सब घर का रहन पोषण, खाने पीने का जुगाड़ हो जाता है। इससे हमको बाहर जाने का पलायन करने में कोई क्या बोलते हैं ज़रूरत नहीं पड़ता है इसमें। और इसके साथ साथ गांव के आसपास भी लेडीज़ या जेंट्स कोई भी हो, इसमें हम 10-12 आदमी को रोज़गार दे पा रहे हैं। और इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे, देखिए ज़्यादातर हम लोग यहाँ मुसाबनी आसपास के छोटा मोटा बाज़ार में भी ले जाते हैं, जैसे डुमरिया, लाटिया, यहाँ हम लोग का बुल्लू गुटू, बस 3-4 बाज़ार में अभी तक माल सेलिंग कर रहे हैं। कितना बड़ा इलाका में आप लोग खेती कर रहे हैं यहाँ पर? लगभग नहीं होने से भी 2.5-3 एकड़ के जगह में। सिंचाई की क्या व्यवस्था है आपके पास? सिंचाई यहाँ पंप लगा हुआ है, पंप के जरिए पानी यहाँ सिंचाई किया जाता है। वहीं सरायकेला जिला पुलिस मुख्यालय में मंगलवार को नए पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो ने पदस्थापन के बाद पहली बार मासिक क्राइम बैठक का आयोजन किया, जिसमें जिले के तमाम थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर, वरीय पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आगामी लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान निर्वाचन आयोग के निर्देशों का 100% अनुपालन किए जाने का निर्देश एसपी ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को दिया। एसपी ने बताया कि अवैध धंधे समेत नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। सभी प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने थाना क्षेत्र में सुनिश्चित करेंगे कि अवैध नशे का कारोबार ना हो, अन्यथा वैसे थाना प्रभारी को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में एसडीपीओ सरायकेला दिलीप खलको, चांडिल एसडीपीओ सुनील रजवाड़, सभी पुलिस इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी मौजूद थे। एक मीटिंग थी थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर एसपी सभी के साथ, और सभी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए इनको जिले में किस तरह से काम करना है और कैसे, साथ ही साथ इलेक्शन जो आ रहा है उसके लेकर के भी विशेष जो निर्देश हैं उनको दिया गया है। शांतिपूर्ण अच्छी तरीके से हम लोग इस इलेक्शन को करा सकें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस चुनाव को महापर्व की तरह बताया गया है, तो हम लोग भी इसको महापर्व की तरह मनाने के लिए प्रतिबद्ध है। क्या है, खास करके विशेष करके जो शहरी क्षेत्र है जहाँ पे ये अवैध ड्रग्स का व्यापार हो रहा है, उसको लेकर के हम लोग विशेष छापामारी चलाएंगे और जिन थाना प्रभारी के क्षेत्र में इस तरह का पकड़ाएगा। और इधर राजधानी रांची में महाशिवरात्रि पर श्री श्री बारात आयोजन समिति की ओर से आकर्षक और भव्य शिव बारात का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए आयोजन समिति ने तैयारी पूरी कर ली है। इसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बारात समिति ने दी। इस शिव बारात में विभिन्न सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रारूप की झांकी रहेगी। साथ ही शिव बारात में भजन मंडली के द्वारा भजनों की रसधार बहेगी। शिव बारात राजधानी रांची के विभिन्न क्षेत्र और मार्गों से होते हुए चंद्रशेखर राजा दुर्गा पूजा पंडाल आयोजन स्थल के समीप पहुंचेगी। समिति की ओर से वधु पक्ष की भूमिका में शिव बारात का सहृदय स्वागत किया जाएगा एवं शिव विवाह का भी आयोजन किया जाएगा। अध्यक्ष भी हमारे से जगदीश बजाज उनके द्वारा चालू किया गया था, अब वो हमारे बीच में नहीं। उसके बाद हम लोगों ने उनके काम को आगे बढ़ाने का काम किया। इस वर्ष हम लोग शिव बारात आयोजन समिति के तत्वाधान में इंद्रपुरी नवक समिति कृष्णा नगर कॉलोनी मंदिर प्रांगण से हम लोग भव्य शोभा यात्रा निकालेंगे, जिसमें 6 बड़ी झांकियां हैं, जिसमें केदारनाथ मंदिर का प्रारूप बनाया गया है। अयोध्या में गर्भगृह का निर्माण राम दरबार के रूप में प्रभु राम की प्रतिमा को विराजते हुए वो एक झांकी है। आपको शिव तांडव, काली तांडव का एक बनाया गया है वो मंच, उसमें वो जो शोभा यात्रा में है। नंदी बड़े से एक नंदी बाबा का निर्माण किया है, जिसमें भगवान भोले शंकर विराजमान रहेंगे, वो एक
झांकी है। अनेकों झांकियाँ हैं। खड़गपुर से सिंगी ढोल बुलाया गया है, जो कि एक बेहद ही आकर्षक, पहली बार वो रांची में आ रहे हैं। ताशे बोकारो से ताशा पार्टी को बुलाया गया है। त्रिशूल बैंड रांची से वो भी है। छऊ नृत्य है, भजन मंडली है। ये बारात रातू यहाँ से निकल के मेट्रो गली होते हुए, दुर्गा मंदिर रातू रोड होते हुए, न्यू मार्केट चौराहे से हरमू रोड की हो जाएगी। शनि मंदिर के सामने से अप्पर बाज़ार होते हुए हम लोग सही चौक तक जाएंगे। सही चौक से पुनः त्रिकोण हवन कुंड मंदिर के बगल से श्रद्धानंद रोड होते हुए महावीर चौक तक ये शोभा यात्रा जाएगी बारात। और महावीर चौक से होते हुए चंद्रशेखर आज़ाद दुर्गा पूजा पंडाल के प्रांगण में, जो कि इस पूरे कार्यक्रम का वधु पक्ष है, वहाँ पे जाके ये बारात रुकेगी। वहाँ पे शिव विवाह का आयोजन किया जाएगा। वहाँ शिव परिवार के शिव तांडव, काली तांडव, अनेकों कार्यक्रम, दिल्ली के बंटी सोनिया का ग्रुप जो कि हमारे रामोत्सव में भी उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम किया था, उनकी उस मंडली के द्वारा वहाँ भव्य नाट्य मंचन का प्रस्तुति किया जाएगा। वहीं सरायकेला नेहरू युवा केंद्र कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में NR+2 उच्च विद्यालय में मंगलवार को जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम महिलाओं पर आधारित था, जिसमें जिले भर के सभी प्रखंडों से युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला शिक्षा पदाधिकारी जितेंद्र सिन्हा एवं नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज चौधरी ने स्वामी विवेकानंद जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। जिला शिक्षा पदाधिकारी जितेंद्र सिन्हा ने कहा कि इस अमृत काल में शक्ति युवाओं के हाथ में है और इसे हमें सही दिशा में ले जाना है, इसलिए खुद को सशक्त, जागरूक और शिक्षित बनाएं। युवाओं को कानून, सरकार की नीतियों, कौशल विकास, स्वास्थ्य, कर्तव्यों का पालन करते हुए और जीवन कौशल के प्रति जागरूक होकर स्वरोजगार की ओर बढ़ाना है। माई भारत पोर्टल के महत्व पर आधारित प्रथम सत्र जिला युवा अधिकारी क्षितिज द्वारा लिया गया। द्वितीय सत्र में काशी साहू कॉलेज की डॉक्टर विनीता उरांव द्वारा नारी शक्ति पर चर्चा की। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी युवतियों से राष्ट्र निर्माण में अग्रसर होकर सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील की। तृतीय सत्र में विद्यालय के शिक्षक मुरारी प्रसाद सिंह ने बताया कि वर्ष 2023 को भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। कार्यक्रम के आखिरी सत्र में मॉक यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। जैसे कि संसद भवन पर बहस की जाती है, वैसे ही स्थानीय मुद्दा पर पक्ष और विपक्ष में बहस की गई। ये जो जिला स्तरीय पड़ोसी संसद कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के तहत जो हमारे संसद में कार्यशैली होती है, हम अभी युवाओं जो हमारे हैं जिले के, उनको ये दिखाना है कि कैसे संसद में कार्य होता है, कैसे पक्ष और विपक्ष में वाद और विवाद होता है, किसी मुद्दों पर चर्चा होती है। तो आज का जो है ये कार्यक्रम 4 सत्रों में विभाजित है। पहला सत्र जो है, जैसा कि हमारे स्कूल NR+2 हाई स्कूल के शिक्षक श्री मुरारी सर ने दिया, मोटे अनाज का महत्व पर दिया। दूसरा सत्र नारी शक्ति पर है। तीसरा सत्र जो है वो माई भारत पर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने का है। जो है मॉक पार्लियामेंट का तात्पर्य यह है कि संसद में जिस तरह से पक्ष और विपक्ष बैठ करके किसी मुद्दों पर चर्चा करते हैं, वो यहाँ पर भी किसी जो जिला का। इधर पूर्वी सिंहभूम के पोटका स्थित जुड़ी पंचायत के हकाई गांव में बने बांध का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसको लेकर पहल शुरू हो चुकी है। इस बांध का जीर्णोद्धार हो जाने से ग्रामीणों से लेकर जानवरों तक को काफी लाभ पहुंचेगा। मंगलवार को इस कार्य का विधायक संजीव सरदार ने नारियल फोड़कर भूमि पूजन किया। पोटका विधायक संजीव सरदार ने ग्रामीणों की मांग को देखते हुए हकाई बांध के जीर्णोद्धार कार्य को स्वीकृति दी थी। मंगलवार को विधायक ने विधिवत रूप से इस कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। विधायक संजीव सरदार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में गर्मी के समय में जानवरों के लिए जल की कमी हो जाती थी तथा लोगों को स्नान आदि के लिए पानी की समस्या से जूझना पड़ता था। इसके जीर्णोद्धार हो जाने से लोगों को पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। डुमरिया प्रखंड के ग्राम बंकीशोल टोला नानुडी में विधायक संजीव सरदार की पहल से ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया। बता दें कि बंकीशोल पंचायत के ग्राम बंकीशोल टोला नानुडी में विगत महीने से ट्रांसफार्मर खराब हो गया था। ग्रामीणों ने खराब ट्रांसफार्मर की जानकारी प्रखंड अध्यक्ष मिर्जा सोरेन को दी। इधर पोटका के विधायक संजीव सरदार की पहल पर नया ट्रांसफार्मर लगवाया गया, जिसका आज विधायक द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया। वहीं ट्रांसफार्मर मिलने से ग्रामीणों ने विधायक का आभार प्रकट किया। मौके पर झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष मिर्जा सोरेन, सचिव जयपाल सिंह मुर्मू, सोशल मीडिया सदस्य भगत हांसदा एवं झामुमो कार्यकर्तागण एवं ग्रामीण उपस्थित थे। ग्राम के नुनाडी गांव में महीना भर पहले से ट्रांसफार्मर खराब हो चुका था और माननीय विधायक श्री संजीव सरदार के पहल पर
आज 25 kV का ट्रांसफार्मर लगा है और उसका उद्घाटन किया गया, इसलिए इन सहयोग। और इधर पोटका के सौदा फुटबॉल मैदान में आदिवासी भूमि समाज विद्यधरी झंडा दिवस आयोजक समिति के द्वारा शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक विकास पर आदिवासी भूमि समाज मिलन समारोह सह वनभोज का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीते 12 फरवरी को जो 35 सांस्कृतिक टीमों ने भाग लिया था, उसके प्रतिनिधियों एवं समाज सेवी, बुद्धिजीवी और युवाओं का मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें शिक्षा का विस्तार, संस्कृति का विस्तार और संरक्षण के साथ सामाजिक विकास पर परिचर्चा हुई, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लेकर समाज की दिशा दशा को सुधारने का निर्णय लिया। तत्पश्चात इस कार्यक्रम में सामूहिक नृत्य का आयोजन हुआ। वहीं विधानसभा सत्र में पोटका विधायक ने भूमिज भाषा को लागू करने की जो बात उठाई है, उसके लिए भूमि समाज के लोगों ने उन्हें बहुत बहुत बधाई दी। साथ ही कहा कि आदिवासी भूमि समाज की भाषा को जो सरकार के द्वारा अपेक्षित बार बार किया जाता है, अब जमीनी स्तर पर बहाल होने की आशा दिख रही है। पिछले 12 फरवरी को जो झंडा दिवस था, उसमें हमारे जो सांस्कृतिक टीम भाग लिए थे, उस टीमों के 5-6 प्रतिनिधि शामिल हुए और अपने विचार व्यक्त किए और इस विचार में रखा गया कि हमारा संस्कृति को संरक्षण करना है और विस्तार करना है। साथ ही साथ जो शिक्षा के जो कमी है, जो पिछले 27 तारीख तक राष्ट्रीय जो भाषा दिवस था, माने मातृभाषा दिवस था, मातृभाषा दिवस के लिए सर्वे हुआ था। जो भी भारतवर्ष में जनजाति हैं, उसका भाषा को मातृभाषा में शामिल किया जाए, इस पर गहन चर्चा किया। बहुत दुख की बात है कि भूमिज भाषा को अब तक हमारे सरकार ने, हमारे क्षेत्र के लोगों ने जनजाति भाषा के मातृभाषा के रूप में स्वीकारा नहीं गया है, और जिसके चलते हम कार्मिक विभाग से लेकर स्कूली पढ़ाई से लेकर हम वंचित होते जा रहे हैं। इसकी एक आक्रोश होता था कि हम जो मूल आदिवासी होने के नाते भी हमारे आज पोटका प्रखंड में पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां जिला में हमारे भाषा को, भूमिज भाषा को मातृभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। इस पर सारा युवाओं ने अपना विचार व्यक्त किया है और बहुत ही दुख व्यक्त किया है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें साझा न्यूज़। नमस्कार।